दोस्तों, मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सबका विकल्प एजुकेशन में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं सीडीपी के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपकी तैयारी भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज यहाँ आपको करवाने वाली हूँ 10 क्वेश्चंस। मैं हर दिन 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज रखूंगी। आज मैं तो करवाऊंगी आपको 10 क्वेश्चंस, लेकिन आपके सॉल्व होंगे 10 × 10 = 100 क्वेश्चंस। कैसे, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो खुद बताएंगे। तो मेरे सीडीपी में आए थे 30/30 और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके भी यही स्कोर अचीव हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ती हूँ। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो क्वेश्चन में सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा वो साधन होता है जिससे हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार को अपने में ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो एक जरिया तो होना चाहिए ना कम्युनिकेशन का, तो यही है भाषा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चे का कौन सा अवधि है जिसमें बच्चा भाषा ग्रहण करने की सबसे अधिक क्षमता को रखता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मैं सिर्फ आंसर नहीं बता के हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि चीज़ों को हम अच्छे बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर सिर्फ मैं आंसर बता दूंगी तो आपको रटना पड़ जाएगा, और रटंत विद्या मेरे ख्याल से मैं नहीं मानती हूँ कि वो कहीं सही रहता है। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज़ों को। जन्म पूर्व अवधि, इस अवधि को हम गर्भाधान भी कहते हैं, गर्भावस्था भी कहते हैं। ये इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि जन्म पूर्व जो अवधि है, मतलब कि गर्भाधान की जो अवधि है वो कितने दिनों की होती है या कितने महीनों की होती है। तो अगर महीने की बात की जाए तो 9 महीने की होती है, और अगर दिन की बात की जाए तो 280 दिन की होती है। और क्या होती है इस अवधि में? इस अवधि में बालक की सभी रचनाओं का विकास हो जाता है। सभी रचनाएं मीन्स उसके बॉडी पार्ट्स का विकास हो जाता है। हाथ, पैर, उंगली, नाखून, आँख, कान, नाक, उसका लीवर, लंग्स, ये सब विकास हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है। और क्या होता है इस अवस्था में? इस अवस्था में जो विकास की गति है वो काफ़ी तीव्र होती है। बाकी सारी अवस्थाओं से जन्म पूर्व की जो अवधि है इसमें विकास की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो ये था हमारा जन्म पूर्व अवधि, मतलब कि गर्भाधान अवस्था। देखते हैं सेकंड नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था से पहले भी एक अवस्था आती है दोस्तों, शैशवावस्था, जो कि ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि शैशवावस्था क्या होती है। शैशवावस्था 1 से 3 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। उसमें क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे दूसरों पे निर्भर रहते हैं। वो कोई भी काम अपने खुद से नहीं कर सकते हैं, जैसे उनका खाना खाना हो, पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, वो हर चीज़ के लिए दूसरे, मतलब कि अपने ही माँ बाप, भाई बहन, इन सब पे डिपेंड करते हैं। वो कोई भी अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है? 3 से 6 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। 3 से 6 साल के बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासु, काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कि क्यूरियोसिटी उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। वो हर वक्त अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। कभी कभी तो इतने ऐसे सवाल करते हैं कि जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बर्ड उड़ते क्यों हैं, मैं क्यों नहीं उड़ता, रात क्यों होती है, सोना क्यों पड़ता है, ऐसे तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि बच्चे अगर कई बार अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं तो माँ बाप उन्हें डांट के चुप करा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके मन में होगी वो उतना ज़्यादा ही सीखने की क्षमता रखेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके हर सवालों का जवाब दे सकें। तो वो होता है प्रारंभिक
बाल्यावस्था में, और इसी अवस्था में बच्चे भाषा सीखने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, बच्चे जिस भाषी परिवार में जन्म लेते हैं, जैसे कि अगर वो बिहारी फैमिली में जन्म लेता है तो हिंदी बोलना सीखता है, बंगाली फैमिली में जन्म लेता है बंगाली सीखता है, फॉरेनर का बच्चा इंग्लिश सीखता है। तो बच्चे का जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसी अवस्था में भाषा सीखने की तीव्र क्षमता हो जाती है बच्चों में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मध्य बाल्यावस्था, 6 से 12 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। मध्य बाल्यावस्था के अंदर 6 से 12 साल के बच्चे आते हैं। इस अवस्था में आते आते बच्चों में तार्किक चिंतन होने लगता है। तार्किक चिंतन मतलब क्या होता है? बच्चे वही बात करते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है। जैसे कि इस अवस्था तक बच्चे काफ़ी उटपटांग बातें करते हैं जो मीनिंगलेस होता है, लेकिन जब बच्चे मध्य बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो वो वही बातें करते हैं जिसका सच में कोई मीनिंग होता है। अगर बच्चों को झूठ भी बोलना रहा ना, तो वो ऐसे ऐसे बहाने करते हैं जिस पे सच में विश्वास हो जाता है। लाइक अगर वो किसी दिन होमवर्क करके स्कूल में नहीं आया और टीचर पूछा होमवर्क कॉपी दो, तो वो बहाना ऐसा बनाता है ना कि मैम मैंने स्कूल में मैंने कॉपी ही नहीं लाया, घर में छोड़ दिया। तो मैडम क्या करेगी? अब घर में ही जब छूट गया तो बच्चे को कुछ कहना नहीं है। अगर वो सच बोल दे कि होमवर्क नहीं किया, तब तो मैम उसकी बैंड बजाएगी। इसीलिए वो ऐसी बातें, ऐसा तर्क देता है कि वो सच में सही लगता है और मीनिंगफुल लगता है। मध्य बाल्यावस्था में और क्या होता है? ये काफ़ी अनोखा काल होता है। अनोखा काल मतलब कि बिल्कुल भी टेंशन फ्री। इसी अवस्था में बच्चे 6 से 12 साल के बच्चे को बिल्कुल किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है। वो बहुत ही मस्ती से अपना लाइफ को काटते हैं। और क्या होता है मध्य बाल्यावस्था में? यही अवस्था है जो बच्चे का स्कूल जाने की अवस्था होता है। हालांकि ये आज के ज़माने के लिए सच नहीं है। आज तो बच्चे 2 साल 2.5 साल में ही बच्चे प्ले स्कूल में जाने लगते हैं। लेकिन जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं वो पहले की बातों को करे हैं। जो हमारे टाइम में क्या होता था कि 6 साल के उम्र में ही हम स्कूल जाना स्टार्ट करते थे। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो हम आज की बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। जो शिक्षा साथी कहते थे या जो पहले होता था 6 साल की उम्र में ही बच्चे जाते थे, तो अगर पूछा जाता कि स्कूल जाने की अवस्था किसे कहते हैं, तो ये मध्य बाल्य अवस्था को ही स्कूल जाने की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में और क्या होता है दोस्तों? बच्चे टोली बनाने लगते हैं। इसे गैंग अवस्था भी कहते हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि गैंग की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो मध्य बाल अवस्था ही गैंग की अवस्था होती है। मतलब इस स्टेज तक बच्चा क्या करता है? बच्चे का जो फ्रेंड होता है कौन होते हैं? सिर्फ माँ बाप, उनके भाई बहन। वो घर के अंदर ही घर के लोगों को ही अपने दोस्त समझते हैं। लेकिन जैसे ही मध्य बाल्यावस्था में आ जाते हैं, बच्चे बाहर जाने लगते हैं। बाहर के बच्चों के साथ उनकी दोस्ती होने लगती है और एक बड़ा सा गैंग बन जाता है। अब बच्चे अपने गैंग में ही रहना पसंद करते हैं। गैंग के साथ ही खाना पीना, खेलना, उठना, बैठना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उन्हें बुलाने भी जाओ तो बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं। और क्या होता है मध्य बाल्यावस्था में? संग्रहण की अवस्था भी मध्य बाल्यावस्था को कहते हैं। जब उस टाइम बच्चे क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि कांच की गोली इकट्ठा करना, चॉकलेट के रैपर, चिप्स के रैपर इकट्ठा करना। जब मैं छोटी थी तो मोर के पंख इकट्ठे किया करती थी, बुक में उसे लगा के रखती थी, लगता था कि जल्दी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो बच्चे ये काम करते हैं मध्य बाल्यावस्था में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था को आंधी, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में काफ़ी फिजिकल चेंज होता है, काफ़ी मेंटल चेंज होता है। और क्या होता है? इसी अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसी चीज़ें जो सामने में दिख नहीं रहा हो, सामने उसे छू नहीं सकते हैं। लाइक अपने करियर की चिंता करने लगते हैं कि आगे चल के हमें क्या बनना है, डॉक्टर्स बनना है कि इंजीनियर्स बनना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है। ये इसी अवस्था में होती है। और क्या होता है इस अवस्था में? बच्चे वीर पूजा की भावना का विकास होता है। वीर पूजा मतलब कि रोल मॉडल, किसी न किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं। लाइक कोई बजरंगबली का भक्त हो जाता है, कोई शिव भक्त हो जाता है। तो ये सारा किशोरावस्था में इस सब का विकास होता है। ठीक, तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे पाओगे। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है?
तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चे भाषा अर्जन ज़्यादा क्षमता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉरेंस कोहेलबर्ग की नैतिक अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। यहाँ भी हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। पहला है प्रसुप्ति अवस्था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आता है, इसलिए हम इसका चर्चा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये लॉरेंस कोहेलबर्ग की सिद्धांत के अंदर आता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका क्या मतलब होता है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये कहता है कि बच्चे समाज में रहते रहते नैतिक और अनैतिक में भेद करना समझ जाते हैं। बच्चे समझ जाते हैं कि समाज का जो नियम कानून बना है, समाज में रहने के लिए हमें उन नियम कानून का पालन करना चाहिए। और समाज का उत्तम विकास तभी हो सकता है जब हमारे लोग समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून का आदरपूर्वक पालन करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे ये भी समझने लगते हैं कि समाज ने जो भी सारे नियम बनाए हैं वो सारे के सारे सही नहीं हैं। मतलब कुछ कुछ नियम वो नहीं भी मानते हैं, जैसे कि मृत्यु भोज हो गया, बलि प्रथा हो गया। तो ये सारे नियम बच्चे समझने लगते हैं कि ये गलत है, तो उनमें सही और गलत की पहचान करने की क्षमता हो जाती है। ये कौन कहता है, ये इस सिद्धांत के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है ये जीन पियाजे के अंदर का सिद्धांत है। जीन पियाजे क्या कहते हैं, इस सिद्धांत के अंदर क्या कहते हैं कि बच्चों में तार्किक, मैं जैसा कि मैंने अभी कहा, तार्किक चिंतन की अवस्था हो जाती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे में तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चे सजीव और निर्जीव पहचानने लगते हैं। इससे पहले की अवस्था में अगर बच्चे को हम कोई खिलौना ला के देते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसा हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं, तो वैसे हमारे खिलौने भी हमारे तरह ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे पहचान जाते हैं कि कौन सा चीज़ सजीव है और कौन सा चीज़ निर्जीव है। और क्या होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चों में संख्या बोध का विकास हो जाता है। मतलब कि अगर बच्चों के पास पहले से 5 रुपया है और हम उसे और 5 रुपया देंगे तो बच्चे वो 5 और 5 का जोड़ करके समझ जाते हैं कि हमारे पास 10 रुपया है। और क्या होता है इसमें संख्या पलटाव, मतलब रिवर्सिबिलिटी का भी क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था से पहले तक बच्चे 3 + 2 = 5 कर लेते हैं, लेकिन 2 + 3 = नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अगर संख्याओं को पलट दिया जाए तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या होगा। लेकिन जब इस अवस्था में बच्चे आते हैं तो संख्याओं को पलट देने से भी बच्चे समझ जाते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता। ये सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। परिश्रम बनाम हीनता एरिक्सन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में एरिक्सन कहते हैं कि बच्चे, इस सिद्धांत के अंदर 6 से 12 साल के बच्चे आते हैं। इसमें एरिक्सन जी कहते हैं कि बच्चे मेहनत करना सीखते हैं, बच्चे माँ बाप का कहना मानना सीख जाते हैं, बच्चे माँ बाप का हर काम करना चाहते हैं। मम्मी लाओ मैं ये कर दूँ, पापा लाओ मैं ये कर दूँ। लेकिन उनमें कभी कभी हीनता की भावना का भी विकास हो जाता है। वो कब होता है, अगर माँ बाप उनसे ऐसा काम करवाने लगते हैं जिनमें करने की उनकी क्षमता कम हो। लाइक 12 साल का बच्चा अगर है, क्लास 5 का एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है या अच्छे मार्क्स नहीं आता है। 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट्स तो उन्हें मोटिवेशन देंगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम और ज़्यादा मेहनत करो, अगली बार और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। और दूसरे टाइप के पेरेंट्स जो रहते हैं बच्चों को डिमोरलाइज कर देते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं कि तुम कैसे पढ़ाई किया, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम कभी पास नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें हीन भावना का शिकार होने लगता है। बच्चे सच में सोचने लगते हैं कि सच में मुझसे नहीं होगा, मैं पास नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए बच्चों को कभी भी डिमोरलाइज तो बिल्कुल भी ना करें।
उन्हें हमेशा मोटिवेट करें। जैसे अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप भी लाइक कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं और भी बेहतर काम कर सकूं आपके लिए। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन समझने के बाद आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो जैसा मैंने कि कहा, मूर्त संक्रियात्मक पियाजे द्वारा है, परिश्रम बनाम एरिक्सन की थ्योरी है, और सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यही है कोहलबर्ग की थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? एक कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, लड़का लड़की दोनों बैठते हैं, तो टीचर क्या कर रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये किसका उदाहरण है, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबंधता और चौथा है जेंडर समरूपता। समझेंगे सारे ऑप्शन को। सबसे पहला है जेंडर पक्षपात। ये क्या होता है? जेंडर पक्षपात मतलब कि भेदभाव। ये भेदभाव सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, जो भी जिसके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसके प्रति भेदभाव हो रहा है उसे जेंडर पक्षपात कहते हैं। लाइक तुम लड़की हो, तुम्हें ही खाना बनाना चाहिए, तुम्हें ही बर्तन मांजने चाहिए, तुम लड़का हो, तुम्हें ही बाजार जाना चाहिए, तुम्हें ही पैसे कमाना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ लड़की के लिए भी भेदभाव हो रहा है और लड़का के लिए भी भेदभाव हो रहा है। इसी को ये सब सारे के सारे जेंडर पक्षपात में आएंगे। मतलब जेंडर पक्षपात वो है जो हमारे फैमिली के अंदर हमारे आसपास के लोगों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया जेंडर पक्षपात। जेंडर पहचान तो मतलब कि कौन लड़का है कौन लड़की है यही आ जाता है। जेंडर संबंधता मतलब कि दो जेंडर है, दोनों में इक्वालिटी क्या है, अनइक्वालिटी क्या है। जेंडर समरूपता भी वही सेम बात हो गई जेंडर इक्वालिटी का। तो अब आप बताइए, यहाँ पे जो शिक्षक है लड़कियों की तुलना लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है दोस्तों जो इस ऑप्शन में नहीं है बट वो समझना जरूरी है, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर पक्षपात कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में। कई बार लगता है कि दोनों इक्वल है, सेम चीज़ है, लेकिन सेम चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जेंडर पक्षपात हमारे आसपास के लोगों के द्वारा, हमारे घर के अंदर अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा किया गया भेदभाव है। लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता वो है जो हमारे समाज के द्वारा सदियों से चला आ रहा भेदभाव है। समाज के द्वारा जो सदियों से जो नियम बनाए गए हैं लड़कों के प्रति और लड़कियों के प्रति, उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे कि महिला को साड़ी पहनना चाहिए, जो पुरुष हैं उन्हें शर्ट पहनना चाहिए, लड़कियां आर्मी में नहीं जा सकती हैं, लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब हमारे समाज के द्वारा बनाया गया पक्षपात है। तो जो समाज के द्वारा बनाया गया है उसे हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, और जो हमारे घर के अंदर घर के लोगों के द्वारा बनाया गया है उसे जेंडर पक्षपात। ठीक, तो दोनों में काफ़ी अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। जब भी ऑप्शन में आएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है। जेंडर रूढ़िवादिता वही होती है जो हमारे समाज के द्वारा सदियों से बनाई गई जो परंपरा है, जो समाज ने बनाया है। जैसे कि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, ये कह के कि ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, उसे तो जाना है घर गृहस्थी ही संभालना है।
या फिर अगर पढ़ा भी रहे हैं, अगर उसके स्कूल में कोई ट्रिप है, टीचर के द्वारा कोई ट्रिप लेके जाया जाता है, तो लड़कियों को ये बोल के नहीं भेजा जाता है कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, वहीं पे अगर लड़के हैं तो उन्हें आराम से भेज दिया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे समाज के द्वारा एक परंपरा फिक्स कर दिया गया है, जिसे आगे लेके अभी तक लोग लेके आ रहे हैं। ठीक, तो यही है जेंडर रूढ़िवादिता। और जेंडर पक्षपात क्या होता है? पक्षपात वो होता है जो कभी भी किसी के एक तरफ झुकना, या तो आप लड़की को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो भी वो जेंडर पक्षपात है, अगर लड़का को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो भी वो जेंडर पक्षपात है। समाज ने ही बनाया है, जो समाज बोलते हैं लड़कों को, तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रो सकते हैं? संवेग तो दोनों में ही होता है। हमने पढ़ा कि पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चों में संवेग का विकास हो जाता है। ऐसा तो नहीं पढ़ा ना कि लड़कियों में हो जाता है और लड़कों में नहीं होता है। जब बच्चों में, दैट मीन्स कि लड़का लड़की दोनों में संवेग का विकास हो जाता है, तो क्या बड़े होने के बाद लड़कों से संवेग वापस चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये हमारे समाज ने बच्चों के मन में, लड़कों के मन में फिक्स कर दिया है बचपन से बोलते बोलते कि तुम लड़के, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो बड़े होके बच्चे को अगर कोई दुख भी हो, कष्ट भी हो, रोना चाहे भी तो वो रो नहीं पाते, क्योंकि उनके माइंड सेट रहता है कि हम लड़के, हमें रोना नहीं चाहिए। ये सब क्या है? ये सब एक जेंडर रूढ़िवादिता है। तो क्वेश्चंस में यही कह रहा है दोस्तों कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आइडिया बच्चों को सिखाया जाए कि वो प्रभावशाली रहे। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या। जी हाँ, बिल्कुल। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या मतलब क्या होता है कि जो समाज है वो हम और आप जैसे लोग मिलकर ही बनाते हैं। तो जड़ कौन सा है? जड़ तो बच्चे ही होते हैं ना। बच्चों के दिमाग में बचपन से जो बातें हम सिखाते हैं वही उनकी मानसिकता वैसी ही हो जाती है, वही सब बातें उनके दिमाग में घर कर जाती है और उसी के अनुसार वो काम करते हैं। तो अगर बचपन से बच्चों को सिखाया जाए कि जेंडर पक्षपात चीज़ अच्छी नहीं है, जेंडर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लड़के भी वे सारे काम कर सकते हैं जो कि लड़कियां करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना सिर्फ लड़कियां ही बना सकती है, कोई भी खाना बना सकता है, और लड़कियां भी वे सारे काम कर सकती है जो कि लड़के करते हैं। आप जैसे कि हम लोग बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कल्पना चावला का, एक महिला होते हुए वो चांद पे जा चुकी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितना डट कर अपने दुश्मनों का मुकाबला किया है। तो इस तरह का एग्जाम्पल देके हम बच्चों को दिमाग में ये डाल सकते हैं कि भेदभाव और पक्षपात दोनों ही बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्कुल सही नहीं है। लड़का और लड़की सब एक समान होता है, सिर्फ वो एक जैविक संरचना का अंतर होता है। खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस बारे में अभी चर्चा नहीं करना है हमें। तो बस सिंपल यही सिखाना है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, जो लड़कियां कर सकती है वो लड़के भी कर सकते हैं। तो अगर बचपन से ये बातें उनके दिमाग में आएगी तो बड़े होने के बाद ही उनकी मानसिकता चेंज होगी और वो समाज को सुधार सकेंगे। ठीक, सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है? जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। बिल्कुल नहीं, किसी भी एक विशिष्ट को हम महत्व नहीं दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी एक जेंडर को हमें महत्व नहीं देना है। नंबर 3, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। बिल्कुल भी नहीं, पृथक तो कुछ करना ही नहीं है, किसी भी जेंडर को हमें पृथक नहीं करना है, ये कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 4, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ये भी सेम वही बात हो जाती है, अलग अलग बैठने से क्या मानसिकता तो कभी चेंज होगी नहीं। तो इसीलिए जो सबसे सूटेबल आंसर है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्या करना बच्चों से। ठीक, आ गई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन क्या क्या है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन को डिटेल्स में देखेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्कीमा, वो क्या होती है? स्कीमा एक तरह का होता है मेंटल पॉकेट। जी, जैसे कि कपड़े की पॉकेट में हम वॉलेट रखते हैं, कार्ड रखते हैं और भी जो कुछ रखना होता है रखते हैं, उसी तरह मेंटल पॉकेट में क्या होता है कि जो भी एक इंसान अपने लाइफ में अर्जन करता है, सीखता है, जानता है, समझता है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है तो वो सब कहाँ रखता है? अपनी स्कीमा में रखता है, मतलब कि अपने मेंटल पॉकेट में रखता है। तो यही बात हो जाती है स्कीमा की। और स्कीमा की थ्योरी किसने दी है? स्कीमा जो है जीन पियाजे ने, जीन पियाजे जी की ये थ्योरी है स्कीमा। ठीक है,
सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है? अवलोकन अधिगम। अवलोकन अधिगम जो है ये अल्बर्ट बंडूरा जी की थ्योरी है। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को देख करके सीखना, एब्जॉर्व करके सीखना। अगर मान लीजिए एक बच्चा है, उसे एक क्रिकेट मैदान में आप कंटिन्यू 10 दिन तक ले जाके बैठाइए, तो वहाँ पे वो क्या करता है? चीज़ों को देखता है, कैसे बैटिंग हो रही है, कैसे बॉलिंग हो रही है, कैसे फील्डिंग हो रही है। तो अगर वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, हर दिन देख रहा है, देखते देखते एक दिन वो सीख जाता है अच्छे से क्रिकेट खेलना। तो वही चीज़ हो गई कि अवलोकन करके, अवलोकन अधिगम, मतलब कि चीज़ों को देख के सीखना, यही होता है अवलोकन अधिगम। और ये किसने दी है? ये थ्योरी दी है अल्बर्ट बंडूरा जी ने। ठीक है। अनुबंधन। अनुबंधन के बारे में हमने अपना पहले ही अभी पढ़ चुका है कि अनुबंधन जो है कोहलबर्ग जी की थ्योरी है। ये वही होता है कि बच्चे समझ जाते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तभी होता है जब उनके लोग समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को आदरपूर्वक पालन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनुबंधन। नेक्स्ट क्या है? प्रबलन। प्रबलन क्या होता है? ये हल जी की थ्योरी है। हल का पूरा नाम क्या है? क्लार्क एल हल। इन्होंने प्रबलन की थ्योरी दी थी। इन्होंने अपने थ्योरी में कही थी कि जो सीखने की स्पीड है, सीखने की स्पीड है या काम करने की स्पीड है, हमारी आवश्यकता पर निर्भर करती है। मतलब कि कोई काम को हम उतनी ही जल्दी सीख पाते हैं जितनी उस काम को की मुझे ज़रूरत है। उन्होंने ये प्रयोग एक चूहे पे की थी। एक भूखा चूहा को एक भूल भुलैया जैसा छोटा सा घर बना दिया गया चूहा के लिए, वहाँ पे खाना रख दिया गया और भूखा चूहा को छोड़ दिया गया। तो पहले क्या था? पहले चूहा बहुत भूखा था, तो वो बहुत तेज़ी से अपने खाने की खोज कर रहा है और बहुत कम टाइम में अपने खाने को वो तलाश कर लेता है, तो उसे खाना जल्दी मिल जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब चूहे का पेट भर गया, थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा उसे भूख लगा, कम भूख लगा, बहुत ज़्यादा भूख नहीं था, तो फिर से वो खाने की खोज में गया। लेकिन इस बार उसकी जो जाने की गति थी, इस बार जो उसको खोजने की